फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति पीएम मोदी और शाह ने जताया दुख, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी हलचल तेज, 24 जून को पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव, महबूबा मुफ्ती हो सकती हैं शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज, 51 साल के हुए राहुल गांधी, सेवा दिवस मना रही दिल्ली कांग्रेस। और भारत में कोरोना का संकट जारी, देश में 60,753 नए केस, 1,647 मरीजों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय जितिन प्रसाद का आज लखनऊ दौरा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितिन प्रसाद का तकरीबन 1:30 बजे एयरपोर्ट से कार्यालय पहुंचेंगे जितिन प्रसाद। आज उनका लखनऊ का दौरा है, काफी अहम कई मायनों में ये माना जा रहा है। और बीजेपी में शामिल होंगे कई और समर्थक जितिन प्रसाद के। ब्राह्मण चेतना मंच के कई पदाधिकारी भी आज बीजेपी में शामिल होंगे। जितिन प्रसाद के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता इस समय मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी ये निकलकर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है कि अब जितिन प्रसाद के कई ऐसे समर्थक हैं जो कि आज बीजेपी का दामन थामेंगे। पहले ही जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने पाला बदला, कहा तो ये जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि जितिन प्रसाद के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन आज उनके कई समर्थक भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो आज लखनऊ दौरा है जितिन प्रसाद का। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये उलटफेर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई समर्थकों के साथ आने के बाद क्या कांग्रेस को और ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी को मजबूती और ज्यादा मिल सकती है। तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले लगातार कई बार देखने को मिलता है कि नेता इधर उधर दल बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो वही वाला सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और वो सिलसिला इस समय देखने को मिल रहा है जब जितिन प्रसाद ने इसकी शुरुआत कर दी है कांग्रेस से बीजेपी में आने पर। आज लखनऊ दौरा काफी अहम इनका माना जा रहा है और बार बार कांग्रेस की तरफ से तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद भी कोई फायदा बीजेपी का नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद नहीं थे। उनकी कई पीढ़ियां, उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रह चुकी हैं। जितिन प्रसाद की आपको बता दें कि 3 पीढ़ियां जो हैं वो कांग्रेस में रह चुकी हैं, कांग्रेस में रहकर राजनीति कर चुकी हैं। लेकिन अब जितिन प्रसाद का कहना यह है कि वो बीजेपी में आकर राजनीति करेंगे। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। प्रदीप आनंद, लखनऊ दौरा है जितिन प्रसाद का, कई कयास इस समय लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जितिन प्रसाद ने पिछले हफ्ते कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, वहाँ पे एक ब्राह्मण चेहरे की बहुत जरूरत थी। पहले कांग्रेस आज ये कह रही है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पिछले 10 वर्षों में जितिन प्रसाद ने काफी डैमेज कंट्रोल किया था उत्तर प्रदेश में। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश संगठन ने जितिन प्रसाद को एक जगह दिया और आज का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तमाम ऐसे समर्थक हैं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो निश्चित रूप से एक घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा को, साथ ही कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं विपक्ष निरंतर हमलावर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपनी कार्य करने पे पूरी तरह से अड़िग है। कयास इस समय कई लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब जितिन प्रसाद शामिल हुए थे उसी समय कहा यह भी जा रहा था कि कई और नेता हैं जो कि कांग्रेस की बीजेपी में आ सकते हैं। मतलब आज जो समर्थक हैं उसमें कई बड़े समर्थक भी हो सकते हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, जाहिर सी बात है, इसको कहा जाएगा। बिल्कुल रीना, जिस तरह से जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में आना और उसके बाद 2-3 और बड़े नेताओं का नाम सामने आना, जैसे पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह,
ये सभी लोगों का जो स्कीमा है वो एक रहा है। और निश्चित रूप से अगर जितिन प्रसाद कांग्रेस में आए हैं और अगर आज कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और अगर आज कुछ समर्थक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें कुछ बड़े चेहरे होंगे, कुछ बड़े नाम शामिल होंगे जिसके माध्यम से ब्राह्मण वोट और ओबीसी वोट को एकत्र किया जा सके। इस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कार्य करना शुरू किया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, तकरीबन 1:30 बजे एयरपोर्ट से कार्यालय पहुंचेंगे जितिन प्रसाद, क्योंकि आज उनके कई समर्थक, जो कि कई बड़े समर्थक हैं बीजेपी में, शामिल होंगे। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर को वहां पे पहुंचेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग उन्होंने बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता और भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के तकरीबन 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से यह पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। और इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में कोरोना वायरस के कारण उनका निधन हो गया है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, साथ में सीएम योगी ने उनके निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति का कहना है कि मिल्खा सिंह के निधन से उनका दिल दुख से भर गया है। उन्होंने ट्वीट करके मिल्खा सिंह के निधन पर संवेदना जताई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि यह एक युग के समाप्त हो जाने जैसा है। शोक संतप्त परिवार और लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। फ्लाइंग सिख की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजेगी विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सुविख्यात धावक, पद्मश्री से सम्मानित फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। प्रभु राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। यहां पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना। समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबिਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। जो पंजाब ਦਾ नाम वध ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश के दमदार धावक और अपनी उपलब्धियों से दुनिया भर में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया है। कोरोना से ठीक होने के बाद वो कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए हैं और इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली है और वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थी। इसको लेकर कई नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है। आज सरदार मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर मिली। बहुत बड़ा झटका खेल जगत को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे देश को मिला है। युवाओं के वो आइडियल थे। बहुत से युवाओं ने उनकी, जब भाग मिल्खा भाग उनकी जिंदगी के ऊपर मूवी बनी जब आई, तो बहुत से युवाओं ने खेल को चुना, बहुत से युवाओं ने फिटनेस को चुना उनकी एक जिंदगी के आधार पर जो मूवी बनी। आज खेल जगत को, पूरे देश को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं उनके परिवार को शोक प्रकट करता हूं। सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताइए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह। It's really heartbreaking news for each sports lovers and for our country. Our dear Milkha ji is no more. He lived a happy life till 91. He was healthy, he was happy, and he was an inspiration for many youngsters. And see, we all know the story, how he came up to the Olympic Games, and how he missed the medal, and how he came through all the odds and struggles. So he was a real legend. Of our great Milkha Singh ji, we have lost our great sports person. His speed, his dedication and inspiring personality, he made a special place in our heart, millions of heart. After hearing the news, I feel very bad. कांग्रेस नेता और सांसद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है आज, और आज राहुल गांधी 51 साल के हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर राहुल गांधी ने जो अपनी पार्टी को संदेश दिया है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली कांग्रेस राजधानी में सेवा दिवस के रूप में इसको मना रही है। सेवा दिवस के दिन दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जितने भी हैं वहां पर मुफ्त में जरूरी सामान बांट रहे हैं। इसमें फेस मास्क, दवाइयां और पका हुआ खाना शामिल है। शुक्रवार को पार्टी ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम के 271 वार्डों में मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे लोगों को बांटेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता मास्क, दवाइयां, पका हुआ खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजें बांटेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों के लिए इस राहत पैकेज का ऐलान किया था। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता सेवा दिवस को कल यानी रविवार को भी मनाएंगे। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य लोगों की सेवा करना है और आज के समय में लोगों की कई तरह की चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना को लेकर देश भर में कोरोना को लेकर क्या हालात है ये अब आपको अवगत कराते हैं। देश में सुस्त पड़ चुकी है पूरी तरीके से कोरोना की रफ्तार। पॉजिटिविटी रेट में भारी गिरावट इस समय आई है। ये अच्छी खबर है देश के लिए और बड़ी खबर है हमारे पूरे देश के लिए। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% हो चुका है। बड़ी जानकारी और राहत की खबर भारतवासियों के लिए है, क्योंकि देश में 24 घंटों में कोरोना के 60,753 नए केस सामने आए हैं। 1,647
कोरोना मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। तो देश में कोरोना की जो रफ्तार है, जो दूसरी लहर जिसको कहा जा रहा था, वो पूरी तरीके से सुस्त हो चुकी है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट में लगातार भारी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। लगातार लोग यही चाहते थे कि जो कोरोना की रफ्तार है वो थम जाए, वो खत्म हो जाए, कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया है, लोग पूरी तरीके से उब चुके थे, परेशान हो चुके थे, और अब वो लहर थमती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। बहुत राहत की खबर है ये देशवासियों के लिए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच में लोग ओखला सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की उल्लंघना करते हुए नजर आए हैं, और वहीं दुकानदारों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। मास्क का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। सभी लोग मास्क लगाकर ही मंडी में आ रहे हैं। आप भी सुनिए। तो बहुत डाउन है, फसल भी बहुत कमजोर है आपकी बार की, और बिक्री भी बहुत कम है। पब्लिक है ही नहीं, उस वजह से पब्लिक बहुत ही कम आ रही मंडी में, जिसकी वजह से कोई खास बिक्री भी नहीं होती। यही सिस्टम है इसका। सोशल डिस्टेंस, हाँ, मास्क का पालन तो हो ही रहा है, लेकिन मंडी है, सोशल डिस्टेंसिंग तो उतना ज़्यादा तो खैर नहीं हो सकता जो है भारत में सर। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन किया जा रहा है। कड़ाई से पुलिस वाले हैं, देखो अपनी ड्यूटी वो निभा रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी लगी हुई है, सब कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सब। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि तीसरी लहर की तैयारियां करनी चाहिए। उन्होंने वैक्सीन को लेकर और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 21 तारीख से बड़े पैमाने पर टीकाकरण होगा, लोग सहभागी हों। पिछले 1 महीना पहले कहा गया कि 12 करोड़ वैक्सीन जून महीने में दे दिए जाएंगे। क्या 9 दिन में 12 करोड़ बटेगी? हमें लगता है कि खबरों के बजाय परफॉर्मेंस की तरफ सरकार ध्यान दे। कितना टीका लगा, कितना उपलब्ध है, ये जानकारी बताई नहीं जाए। एक तरफ देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। हमें लगता है कि टीकाकरण को लेके अभी भी पारदर्शिता नहीं है। सरकार को चाहिए कि तारीख पे तारीख की बजाय क्या है कार्यक्रम, दिसंबर महीने तक किस तरह से पूरे देश में टीका लगेगा, एक बार चार्ट बना के लोगों के सामने रखें। कोई कभी नहीं पूछता कि किस महीने में कितना लगेगा, लेकिन जो सच है कम से कम देश के सामने रखें। हम उम्मीद WHO और केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 3rd वेव में बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव हुए तो जितना कहा जाता था उतनी तकलीफ बच्चों को नहीं होगी। अच्छी बात है। 3rd वेव आने के बाद जो दावा किया जा रहा है वो सही साबित हो, बच्चे ज्यादा परेशान ना हो, नुकसान ज्यादा ना हो, सभी आशा करते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से देश का स्वास्थ्य विभाग अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग दावे करता रहा, कभी कहा गया कि फर्स्ट वेव आ रही है, फिर 2nd वेव आई, देश का स्वास्थ्य विभाग बता ही नहीं पाया। अब 3rd वेव को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है। हमें लगता है कि भविष्यवाणी के बजाय जो भी परिस्थितियां हैं उसको मॉनिटर करने का काम करें। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोरोना और चिराग पासवान के साथ में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पॉल ने जिस रिसर्च का हवाला दिया है, निसंदेह से कई आशंकाओं का निराकरण हो सकेगा। 3rd वेव को लेकर के
कई विशेषज्ञों की ओर से ये बातें आरंभिक चरण में कही गई हैं कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर नीति आयोग के सदस्य के द्वारा इस पर जो वैज्ञानिक तथ्य आंकड़ों के साथ रखे गए हैं वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो भय का वातावरण है उसका निराकरण करने में सहायक होगा। फिर भी ये तमाम जो शोध अपनी जगह पर हैं, कई परिस्थितियां पूर्वानुमान से विपरीत भी होती हैं, तो सावधानियां और एहतियात बढ़ते जाने में कोई कमी नहीं की जाए तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अब जो कोरोना से निपटने की रणनीति है उस पर फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो भूमिका है, उनके प्राण की रक्षा, उन्हें कम से कम संक्रमण का शिकार होना पड़े और साथ साथ एपिडेमिक एक्ट को लेकर के जो उसके क्रियान्वयन के जो नतीजे हैं, इस पर राज्यों की राय क्या है, इससे निसंदेह आगे इन चुनौतियों से निपटने का जब हम रोड मैप तैयार करेंगे तो ये तथ्य बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। जो चिराग पासवान के समर्थक हैं उनकी व्याख्या है कि राष्ट्रीय कार्य समिति और पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो चिराग पासवान के पक्ष में है। मुझे ऐसा लगता है जब भी पार्टियों के अंदर इस तरह के तनाव उभरते हैं तो निर्वाचन आयोग को बारीकी के साथ इन तथ्यों को खंगालना ही पड़ता है। इसलिए चूंकि ये उनको ये निर्णय लेना है और दोनों पक्षों ने अपनी राय रखी है तो हमें इंतजार करना चाहिए वो क्या फैसला लेते हैं। अहम निर्देश है इसलिए कि जब तक ईवीएम मशीन और उनकी सुरक्षा से जुड़े जो निर्देश हैं, कल कोई भी निर्णय अगर अनियमितता के निराकरण के लिए होगा तो इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है और तभी दूध का दूध और पानी का पानी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बदमाशों ने पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए हैं, जहां से घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही प्रयागराज के रहने वाले हैं। थाना लंका और भेलपुर में बुजुर्ग महिला के साथ हुई घटनाओं में शामिल होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनपद वाराणसी के भेलुपुर सर्किल में विगत कुछ दिनों से लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, जिसमें विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई थी जिसमें एसओजी, सर्विलांस, स्वॉट और साथ में स्थानीय पुलिस के जो सुरागदस हमारे पुलिसकर्मी थे उनको लगाया गया था। आज एक स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि ये जो गैंग है, ये गैंग आज सी गोवर्धनपुर क्षेत्र में, जो कि थाना लंका का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे शाम के वक्त इसी प्रकार की कोई लूटपाट की घटना करेंगे। इस सूचना पर हमारी कई टीमें सादे में लगी हुई थी। अचानक पुलिस को देख के 2 बाइक सवार जो लुटेरे थे वो यू टर्न लेके भागते हैं। पुलिस उनको चैलेंज करती है, उनके पीछे जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वो पुलिस पे फायर करना शुरू करते हैं, जिसके जवाबी फायरिंग में ये 2 बदमाश, पुलिस के द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई है उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। उनका इलाज जो है चिकित्सालय में कराया जा रहा है। पूछताछ से ये बात निकल के आई है कि ये दोनों बदमाश, जिसमें एक का नाम संतोष रावत है और दूसरे का नाम पवन कुमार है, ये दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। एक थाना धूमनगंज क्षेत्र का है, दूसरा थाना कैंट क्षेत्र का है। इसमें से जो संतोष रावत है उसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके ऊपर दर्जनों लूट के मुकदमे हैं और अभी हाल में ही वो प्रयागराज जेल से छूट के आया है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जो हमारी पुलिस पार्टी है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनको उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरी ओर से जो उचित पुरस्कार है वो उनको दिया जा रहा है। उत्तराखंड के बनवसा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की संभावना को लेकर यूपी के लखीमपुर खीरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर शारदा नदी के आसपास के गांव खजूरिया, संपूर्ण नगर, पलिया, मजगई समेत शारदा नदी के पास बसे ग्रामीण इलाकों में हर साल शारदा नदी भीषण तबाही मचाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत न हो।
उत्तर प्रदेश के बांदा में बच्चे के 12वें कार्यक्रम में अचानक गोली चल गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डीजे पर नाच रहे अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया है। कैसे गोली लग गई? कहे का? हाँ और किसी में जाकर पता नहीं कब आदमी घुसा था कि उसने कभी हमको देखा नहीं, वो मारा और भागा। अच्छा, कितने लोगों की गोली लगी है? 2 की लगी। तुम्हारे लगी और किसके लगी है? लगी बाहर आ रही है, उसको मैंने पहचाना नहीं, वो भी चला गया कहीं दवा कराता। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 209 नए केस, 36 की हुई मौत। MP के 110 नए केस, 28 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद ओखला फल और सब्जी मंडी में लोगों की दिखी भीड़। लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का किया उल्लंघन। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। JP नड्डा ने दिया सरकार और संगठन में समन्वय का मंत्र। कुछ दिन बाद फिर होगा मंत्र। PM मोदी जून के आखिरी तक जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ कर सकते हैं बैठक। पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में और कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANB न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय जितिन प्रसाद का आज लखनऊ दौरा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितिन प्रसाद का तकरीबन 1:30 बजे एयरपोर्ट से कार्यालय पहुंचेंगे जितिन प्रसाद। आज उनका लखनऊ का दौरा है। काफी अहम कई मायनों में ये माना जा रहा है और बीजेपी में शामिल
होंगे कई और समर्थक। जितिन प्रसाद के ब्राह्मण चेतना मंच के कई पदाधिकारी भी आज बीजेपी में शामिल होंगे। जितिन प्रसाद के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता इस समय मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी ये निकलकर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है कि अब जितिन प्रसाद के कई ऐसे समर्थक हैं जो कि आज बीजेपी का दामन थामेंगे। पहले ही जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने पाला बदला, कहा तो ये जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि जितिन प्रसाद के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन आज उनके कई समर्थक भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो आज लखनऊ दौरा है जितिन प्रसाद का। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये उलटफेर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई समर्थकों के साथ आने के बाद क्या कांग्रेस को और ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी को मजबूती और ज्यादा मिल सकती है। तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले लगातार कई बार देखने को मिलता है कि नेता इधर उधर दल बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो वही वाला सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और वो सिलसिला इस समय देखने को मिल रहा है जब जितिन प्रसाद ने इसकी शुरुआत कर दी है कांग्रेस से बीजेपी में आने पर। आज लखनऊ दौरा काफी अहम इनका माना जा रहा है और बार बार कांग्रेस की तरफ से तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद भी कोई फायदा बीजेपी का नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद नहीं थे। उनकी कई पीढ़ियां, उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रह चुकी हैं। जितिन प्रसाद की आपको बता दें कि 3 पीढ़ियां जो हैं वो कांग्रेस में रह चुकी हैं, कांग्रेस में रहकर राजनीति कर चुकी हैं। लेकिन अब जितिन प्रसाद का कहना यह है कि वो बीजेपी में आकर राजनीति करेंगे। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। प्रदीप आनंद, लखनऊ दौरा है जितिन प्रसाद का, कई कयास इस समय लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जितिन प्रसाद ने अपने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, वहाँ पे एक ब्राह्मण चेहरे की बहुत जरूरत थी। भले कांग्रेस आज ये कह रही है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पिछले 10 वर्षों में जितिन प्रसाद ने काफी डैमेज कंट्रोल किया था उत्तर प्रदेश में। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश संगठन ने जितिन प्रसाद को एक जगह दिया और आज का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तमाम ऐसे समर्थक हैं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो निश्चित रूप से एक घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा को, साथ ही कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं विपक्ष निरंतर हमलावर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपनी कार्य करने पे पूरी तरह से अड़िग है। कयास इस समय कई लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब जितिन प्रसाद शामिल हुए थे उसी समय कहा यह भी जा रहा था कि कई और नेता हैं जो कि कांग्रेस की बीजेपी में आ सकते हैं। मतलब आज जो समर्थक हैं उसमें कई बड़े समर्थक भी हो सकते हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, जाहिर सी बात है, इसको कहा जाएगा। बिल्कुल रीना, जिस तरह से जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में आना और उसके बाद 2-3 और बड़े नेताओं का नाम सामने आना, जैसे पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, ये सभी लोगों का जो खेमा है वो एक रहा है। और निश्चित रूप से अगर जितिन प्रसाद कांग्रेस में आए हैं और अगर आज कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और अगर आज कुछ समर्थक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें कुछ बड़े चेहरे होंगे, कुछ बड़े नाम शामिल होंगे जिसके माध्यम से ब्राह्मण वोट और ओबीसी वोट को एकत्र किया सके। इस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कार्य करना शुरू किया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, तकरीबन 1:30 बजे एयरपोर्ट से कार्यालय पहुंचेंगे जितिन प्रसाद, क्योंकि आज उनके कई समर्थक, जो कि कई बड़े समर्थक हैं, बीजेपी में शामिल होंगे। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर को वहां पे पहुंचेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग उन्होंने बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता और भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के तकरीबन 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से ये पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। और इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है।
भारत के महान धावक मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में कोरोना वायरस के कारण उनका निधन हो गया है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, साथ में सीएम योगी ने उनके निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति का कहना है कि मिल्खा सिंह के निधन से उनका दिल दुख से भर गया है। उन्होंने ट्वीट करके मिल्खा सिंह के निधन पर संवेदना जताई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि यह एक युग के समाप्त हो जाने जैसा है। शोक संतप्त परिवार और लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। फ्लाइंग सिख की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजेगी विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सुविख्यात धावक पद्मश्री से सम्मानित फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। प्रभु राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश के दमदार धावक और अपनी उपलब्धियों से दुनिया भर में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया है। कोरोना से ठीक होने के बाद वो कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए हैं और इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली है और वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थी। इसको लेकर कई नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है। आज सरदार मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर मिली। बहुत बड़ा झटका खेल जगत को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे देश को मिला है। युवाओं के वो आइडियल थे। बहुत से युवाओं ने उनकी जब भाग मिल्खा भाग उनकी जिंदगी के ऊपर मूवी बनी जब आई, तो बहुत से युवाओं ने खेल को चुना, बहुत से युवाओं ने फिटनेस को चुना उनकी एक जिंदगी के आधार पर जो मूवी बनी। आज खेल जगत को, पूरे देश को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं उनके परिवार को शोक प्रकट करता हूं। सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताइए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह। It's really heartbreaking news for each sports lovers and for our country. Our dear Milkha Ji is no more. He lived a happy life till 91. He was healthy, he was happy, and he was an inspiration for many youngsters. And see, we all know the story, how he came up to the Olympic Games, and how he missed the medal, and how he came through all the odds and struggles. So he was a real legend. Of our great Milkha Singh Ji, we have lost our great sportsperson. His speed, his dedication and inspiring personality, he made a special place in our heart, millions of heart. After hearing the news, I feel very bad. कांग्रेस नेता और सांसद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है आज, और आज राहुल गांधी 51 साल के हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर राहुल गांधी ने जो अपनी पार्टी को संदेश दिया है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली कांग्रेस राजधानी में सेवा दिवस के रूप में इसको मना रही है। सेवा दिवस के दिन दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जितने भी हैं वहां पर मुफ्त में जरूरी सामान बांट रहे हैं। इसमें फेस मास्क, दवाइयां और पका हुआ खाना शामिल है। शुक्रवार को पार्टी ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम के 271 वार्डों में मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे लोगों को बांटेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता मास्क, दवाइयां, पका हुआ खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजें बांटेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों के लिए इस राहत पैकेज का ऐलान किया था। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता सेवा दिवस को कल यानी रविवार को भी मनाएंगे। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य लोगों की सेवा करना है और आज के समय में लोगों की कई तरह की चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना को लेकर देश भर में कोरोना को लेकर क्या हालात है ये अब आपको अवगत कराते हैं। देश में सुस्त पड़ चुकी है पूरी तरीके से कोरोना की रफ्तार। पॉजिटिविटी रेट में भारी गिरावट इस समय आई है। ये अच्छी खबर है देश के लिए और बड़ी खबर है हमारे पूरे देश के लिए। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% हो चुका है। बड़ी जानकारी और राहत की खबर भारतवासियों के लिए है, क्योंकि देश में 24 घंटों में कोरोना के 60,753 नए केस सामने आए हैं। 1,647 कोरोना मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। तो देश में कोरोना की जो रफ्तार है, जो दूसरी लहर जिसको कहा जा रहा था, वो पूरी तरीके से सुस्त हो चुकी है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट में लगातार भारी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। लगातार लोग यही चाहते थे कि जो कोरोना की रफ्तार है वो थम जाए, वो खत्म हो जाए, कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया है, लोग पूरी तरीके से उब चुके थे, परेशान हो चुके थे और अब वो लहर थमती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। बहुत राहत की खबर है ये देशवासियों के लिए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच में लोग ओखला सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की उल्लंघना करते हुए नजर आए हैं और वहीं दुकानदारों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। मास्क का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। सभी लोग मास्क लगाकर ही मंडी में आ रहे हैं। आप भी सुनिए। तो बहुत डाउन है, फसल भी बहुत कमजोर है अब की बार की और बिक्री भी बहुत कम है। पब्लिक है ही नहीं, उस वजह से पब्लिक बहुत ही कम आ रही मंडी में, जिसकी वजह से कोई खास बिक्री भी नहीं होती। यही सिस्टम है इसका। सोशल डिस्टेंस, हाँ मास्क का पालन तो हो ही रहा है, लेकिन मंडी है सोशल डिस्टेंसिंग तो उतना ज़्यादा तो खैर नहीं हो सकता जो है भारत में सर। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन किया जा रहा है। कड़ाई से पुलिस वाले हैं देखो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, बाकी सिक्योरिटी लगी हुई है, सब कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सब।
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि तीसरी लहर की तैयारियां करनी चाहिए। उन्होंने वैक्सीन को लेकर और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 21 तारीख से बड़े पैमाने पर टीकाकरण होगा, लोग सहभागी हों। पिछले 1 महीना पहले कहा गया कि 12 करोड़ वैक्सीन ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोरोना और चिराग पासवान के साथ में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पॉल ने जिस रिसर्च का हवाला दिया है, निसंदेह से कई आशंकाओं का निराकरण हो सकेगा। थर्ड वेव को लेकर के कई विशेषज्ञों की ओर से ये बातें आरंभिक चरण में कही गई हैं कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर नीति आयोग के सदस्य के द्वारा इस पर जो वैज्ञानिक तथ्य आंकड़ों के साथ रखे गए हैं वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो भय का वातावरण है उसका निराकरण करने में सहायक होगा। फिर भी ये तमाम जो शोध अपनी जगह पर हैं, कई परिस्थितियाँ पूर्वानुमान से विपरीत भी होती हैं, तो सावधानियां और एहतियात बढ़ते जाने में कोई कमी नहीं की जाए तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अब जो कोरोना से निपटने की रणनीति है उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो भूमिका है, उनके प्राण की रक्षा, उन्हें कम से कम संक्रमण का शिकार होना पड़े, और साथ साथ एपिडेमिक एक्ट को लेकर के जो उसके क्रियान्वयन के जो नतीजे हैं, इस पर राज्यों की राय क्या है, इससे निसंदेह आगे इन चुनौतियों से निपटने का जब हम रोड मैप तैयार करेंगे तो ये तथ्य बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। जो चिराग पासवान के समर्थक हैं उनकी व्याख्या है कि राष्ट्रीय कार्य समिति और पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो चिराग पासवान के पक्ष में है। मुझे ऐसा लगता है जब भी पार्टियों के अंदर इस तरह के तनाव उभरते हैं तो निर्वाचन आयोग को बारीकी के साथ इन तथ्यों को खंगालना ही पड़ता है। इसलिए चूंकि ये उनको ये निर्णय लेना है और दोनों पक्षों ने अपनी राय रखी है, तो हमें इंतजार करना चाहिए वो क्या फैसला लेते हैं। अहम निर्देश है इसलिए कि जब तक ईवीएम मशीन और उनकी सुरक्षा से जुड़े जो निर्देश हैं, कल कोई भी निर्णय अगर अनियमितता के निराकरण के लिए होगा तो इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बदमाशों ने पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए हैं, जहां से घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही प्रयागराज के रहने वाले हैं। थाना लंका और भेलपुर में बुजुर्ग महिला के साथ हुई घटनाओं में शामिल होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनपद वाराणसी के भेलुपुर सर्किल में विगत कुछ दिनों से लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, जिसमें विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस, स्वॉट और साथ में स्थानीय पुलिस के जो सुरागदस हमारे पुलिसकर्मी थे उनको लगाया गया था। आज एक स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि ये जो गैंग है, ये गैंग आज सी गोवर्धनपुर क्षेत्र में, जो कि थाना लंका का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे शाम के वक्त इसी प्रकार की कोई लूटपाट की घटना करेंगे। इस सूचना पर हमारी कई टीमें सादे में लगी हुई थी। अचानक पुलिस को देख के 2 बाइक सवार जो लुटेरे थे वो यू टर्न लेके भागते हैं। पुलिस उनको चैलेंज करती है, उनके पीछे जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वो पुलिस पर फायर करना शुरू करते हैं, जिसके जवाबी फायरिंग में ये 2 बदमाश, पुलिस के द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई है उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। उनका इलाज जो है चिकित्सालय में कराया जा रहा है। पूछताछ से ये बात निकल के आई है कि ये दोनों बदमाश, जिसमें एक का नाम संतोष रावत है और दूसरे का नाम पवन कुमार है, ये दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। एक थाना धूमनगंज क्षेत्र का है, दूसरा थाना कैंट क्षेत्र का है। इसमें से जो संतोष रावत है उसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके ऊपर दर्जनों लूट के मुकदमे हैं और अभी हाल में ही वो प्रयागराज जेल से छूट के आया है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जो हमारी पुलिस पार्टी है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनको उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरी ओर से जो उचित पुरस्कार है वो उनको दिया जा रहा है। उत्तराखंड के बनवसा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की संभावना को लेकर यूपी के लखीमपुर खीरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर शारदा नदी के आसपास के गांव खजूरिया, संपूर्ण नगर, पलिया, मजगई समेत शारदा नदी के पास बसे ग्रामीण इलाकों में हर साल शारदा नदी भीषण तबाही मचाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश के बांदा में बच्चे के 12वें कार्यक्रम में अचानक गोली चल गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डीजे पर नाच रहे अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया है। कैसे गोली लग गई? चाहे का हाँ, और किसी ने जाकर पता नहीं कौन आदमी गुस्सा था कि उसने कभी हमसे देखा नहीं, वो मारा और भागा। अच्छा, कितने लोगों की गोली लगी है? 2 की लगी। तुम्हारे लगी और किसके लगी है? बाहरी आदमी, उसको मैंने पहचाना नहीं, वो भी चला जाता है दवा कराता है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। सलमान खान अपने 32 साल के करियर में पहली बार ऐसी फिल्म करने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। दरअसल सलमान खान अपने करियर में पहली बार बायोपिक करने जा रहे हैं। बॉलीवुड के भाईजान की फिल्मों को लेकर काफी बज़ रहता है, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में वैसी सक्सेस नहीं हो पाई जिसकी उनसे उम्मीद थी। सलमान अपनी अगली फिल्म में ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक का रोल करने की तैयारी में हैं। फिल्मों की थिएटर रिलीज डेट का ऐलान शुरू हो चुका है। अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम के बाद रोहित शेट्टी डायरेक्टेड
अगली फिल्म सूर्यवंशी के रिलीज डेट पर कयास लगने शुरू हो गए। माना जा रहा है कि अक्षय और फिल्म की बाकी टीम इसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है। मास्टर फेम एक्टर विजय, महर्षि फेम डायरेक्टर वामसी पैदीपल्ले की अगली फिल्म में नजर आएंगे, जिसका टाइटल थालापत्ती 66 है। ताजा रिपोर्ट्स इस फिल्म के लिए उनकी फीस के बारे में है। बताया जा रहा है कि इसके लिए विजय 100 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कि फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले टोकन मनी के रूप में उन्हें 10 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। बॉलीवुड फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल ने हाल ही में अपने लुक्स से सोशल मीडिया पर सेंसेशन बना दी है। फिल्म स्टार का एक वीडियो इस वक्त तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर अर्जुन रामपाल सफेद बालों में दिखाई देते हैं। इस वीडियो में अर्जुन रामपाल अपने नए हेयर स्टाइल और लुक के साथ सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर आलिम हकीम के सैलून से कूल अंदाज में बाहर निकलते दिखाई दिए। विद्या बालन की फिल्म शेरनी अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में विद्या वन अधिकारी का किरदार निभा रही है। विद्या की इस फिल्म का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे और अब फिल्म को देखने के बाद दर्शक सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। साउथ फिल्म स्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म KGF 2 को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म की रिलीज में कोरोना वायरस की वजह से ब्रेक लग चुका है। ये फिल्म पहले 16 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, हालांकि अब ये वक्त पर रिलीज हो पाएगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। इस बीच सुपरस्टार की अगली फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 209 नए केस, 36 की हुई मौत। एमपी के 110 नए केस, 28 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद ओखला फल और सब्जी मंडी में लोगों की दिखी भीड़। लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का किया उल्लंघन। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। जेपी नड्डा ने दिया सरकार और संगठन में समन्वय का मंत्र। कुछ दिन बाद फिर पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।
फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति पीएम मोदी और शाह ने जताया दुख, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी हलचल तेज, 24 जून को पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव, महबूबा मुफ्ती हो सकती हैं शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज, 51 साल के हुए राहुल गांधी, सेवा दिवस मना रही दिल्ली कांग्रेस। और भारत में कोरोना का संकट जारी, देश में 60,753 नए केस, 1,647 मरीजों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के जिस फॉर्मूले को हरी झंडी दिखाई थी, उसे कुछ छात्रों ने चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 1,152 छात्रों ने याचिका दायर करके इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव दिए हैं। देश भर के 1150 से ज्यादा छात्रों ने वकील मनु जेटली के जरिए दाखिल अपनी याचिका में कंपार्टमेंट पिछले कई सालों से पास होने की बात उम्मीद में इम्तिहान देने वाले, पत्राचार से 12वीं करने वाले ड्रॉप आउट प्राइवेट छात्रों के लिए भी नीति बनाने की मांग की है। और इन वर्गों के तहत परीक्षा देने वाले छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों आदि की स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जरूरी इंतजाम करने के मुद्दे भी याचिका में उठाए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सीबीएसई को 12वीं की परीक्षाओं की मार्किंग स्कीम बनाकर कोर्ट में पेश करने को कहा था। बोर्ड ने 17 जून को अपना फॉर्मूला कोर्ट को दिया, जो कोर्ट ने मंजूर करते हुए रिकॉर्ड पर लिया। लेकिन याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि इन वर्गों के छात्रों और परीक्षार्थियों को लेकर नई स्कीम उदासीन है। ये संविधान में दिए गए बुनियादी अधिकारों में समानता के अधिकारों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। फरवरी में बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक कंपार्टमेंट, रिपीटेड प्राइवेट, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स आदि के परीक्षार्थियों के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनेट असेसमेंट आदि अलग से आयोजित करने के बजाय रेगुलर छात्रों के साथ ही कराए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इन वर्गों के छात्रों की आपत्तियां भी कोर्ट मंगाए और उनको भी व्यवहार्यता दे। तो सीबीएसई बोर्ड की बात है, छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है क्योंकि जो नया रूल है उससे कुछ छात्र असहमत हैं। सीबीएसई बोर्ड ने मार्किंग स्कीम से संतुष्ट नहीं है। सीबीएसई बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है, जिस तरीके से उनको मार्क दिए जाएंगे, उस तरीके से छात्र अब संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। छात्र उस पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है क्योंकि नया फॉर्मूला निकाला गया है 3 साल के मार्क के आधार पर वाला। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, जो फॉर्मूला है अंक देने का छात्रों को, सीबीएसई छात्रों ने उसको सवाल उठाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें छात्रों के लिए, जिस तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं के यानी कि प्री बोर्ड के सबसे मार्क्स देने की बात की गई थी, मगर उससे कहीं ना कहीं अब छात्र जो है वो कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आ रहे हैं और वो चाहते थे कि लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो परीक्षा कराया जाए ताकि उनके आधार पर ही उसको नंबर मिल सके। मतलब अब देखना होगा कि जिस तरीके से छात्रों की नाराजगी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं सरकार जो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कहीं ना कहीं छात्रों को प्री बोर्ड से पास करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा साल में किस तरीके से, मगर जिस तरीके से छात्र नाराज है वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी समझाना होगा कि कोविड गाइडलाइन के चलते कितना बड़े कदम उठा लिए हैं। जी राजीव, छात्र लगातार चुनौती दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है, या फिर नाराजगी भी जाहिर करें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के जरिए। क्या इसके अलावा भी कोई तरीका छात्रों का अभी तक सामने आया है नाराजगी जाहिर करने का और असहमति का, असंतुष्टि का? देखिए जिस तरीके से छात्रों के लिए अभी बड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, मगर कोविड गाइडलाइन के चलते भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जिस तरीके से नंबर दिए होंगे या फिर प्री बोर्ड परीक्षाएं जो है वो किस तरीके की होंगी, मगर अभी तक सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी दौरे पर रहेंगे और आपको बता दें कि झांसी में वो विकासकारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर झांसी प्रशासन तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। जिला प्रशासन ने मुफ्त काशी मंच पर पूरी तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम 12:05 पर मुक्त काशी मंच पर पहुंचेंगे, जहां पर झांसी मंडल की लोक निर्माण विभाग, निर्माण निगम, सेतु निगम की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज झांसी का दौरा है, जहां पर पीतांबर पीठ के दर्शन करने का भी उनका कार्यक्रम है। विकासकारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तैयारी की तस्वीरें हैं जब केशव प्रसाद मौर्य के जाने की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। WTC फाइनल साउथहैम्पटन में आज मौसम साफ है। 3 बजे से शुरू होगा इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में मैच। 3 बजे से ये मैच आज शुरू होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, क्योंकि मौसम वहां का साफ है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज 85 से 90 ओवर का ये खेल पूरा हो सकता है। तो 3 बजे का तकरीबन समय डिसाइड किया गया है, क्योंकि वहां पर मौसम साफ है। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे टॉस होगा। 3 बजे से मैच की शुरुआत होगी। मौसम को देखते हुए पहले ही रिजर्व डे रखने का फैसला किया गया था, क्योंकि बारिश का मौसम इस समय चल रहा है। WTC फाइनल को लेकर आज बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि 3 बजे से ये मैच शुरू होने वाला है। 3 बजे का समय इसको लेकर डिसाइड किया गया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच है। तकरीबन 3 बजे समय रखा गया है और 2:30 बजे टॉस होगा। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट चैंपियनशिप का आज फाइनल है। आज 85 से 90 ओवर का ये पूरा खेल हो सकता है। 3 बजे से मैच की शुरुआत होगी। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे टॉस होगा, उसके बाद मैच शुरू होगा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी की तानाशाही चल रही है, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को खुद पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कमाल है, ट्विटर तो देश के कानून को मान रहा है, कानून का पालन भी कर रहा है, लेकिन ट्विटर भारतीय जनता पार्टी कानून को नहीं मानना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लेना चाहती है। पहले यहाँ पे प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब वो सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहती है। कमाल है, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। कहते ना भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, जो कानून का विरोध है उसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। इसके मतलब आप किसान का सम्मान नहीं करना चाहते, किसान की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, आप समस्या को और एक्सटेंड करना चाहते हो, आपको किसानों की चिंता नहीं है। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सिर्फ बातें करती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करना चाहती किसानों का। प्रदेश की सरकार से बातें कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ यही गाजियाबाद का कैसे माहौल को गरमाया जाए, कैसे अयोध्या में आस्था की चोरी को छुपाया जाए, कैसे यहाँ पे आंकड़ों को दबा दिया जाए जो कोरोना काल में हुए थे, इस पे काम कर रही है, लेकिन हेल्थ व्यवस्था पे कोई काम नहीं कर रही है। का गृह विभाग पुलिस को सुरक्षा उपकरण तो दे नहीं पा रहा है, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे पा रहा है। वो बेचारे किसी तरह से जुगाड़ इक्विपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जुगाड़ इक्विपमेंट से अपना काम चला रहे हैं और बाद में उन्हीं को सस्पेंड कर देते। इसके मतलब सरकार को खुद को सस्पेंड करना चाहिए, खुद को सरकार के अपने ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप पुलिस वालों को सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे पा रहे हो। हैदराबाद के डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएट परेड का आयोजन किया गया है और उस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान आर.के. भदौरिया ने कहा कि वास्तव में ये दिन आप में से प्रत्येक द्वारा दिखाए गए धैर्य और दृढ़ संकल्प का एक महान परिचायक है। आज के दिन से आपका कर्तव्य होगा कि आप मूल्यों को जिएं और निस्वार्थ बलिदान के माध्यम से अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप जिस पीढ़ी से हैं वो तकनीकी रूप से अनुकूल है, डिजिटल स्पेस का उपयोग करने में अच्छी तरह से वाकिफ है। आप सबके लिए इसको साबित करने का समय है। आप जिस माहौल में कदम रखेंगे वो न केवल चुनौती देगा बल्कि आपकी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। Rapid infusion of niche technologies
and combat power in every facet of our operations has never been as intense as it is now. This is primarily because of the unprecedented and rapidly evolving security challenges. देश भर में कोरोना की लहर सुस्त पड़ गई है। ताजा आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना एक्टिव मामलों की जो संख्या है घटकर 60,60,019 हो गई है। पिछले 74 दिनों में ये आंकड़ा सबसे कम है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 60,753 नए केस सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की जो संख्या एक बार फिर से बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 97,743 मरीज रिकवर हुए हैं और उसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की जो संख्या है बढ़कर 97,743 हो गई है। वहीं अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% पर पहुंच गया है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से कम चला गया है। वर्तमान में पॉजिटिविटी रेट 3.58% है। पॉजिटिविटी रेट कम होने का मतलब है कोरोना पॉजिटिव केस आने की जो संख्या है उसमें कमी आना। पिछले 12 दिनों में पॉजिटिविटी रेट लगभग 5% से कम आ रहा था। डेली का जो पॉजिटिव रेट है वो 2.98 पर पहुंच गया है। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है इस समय, क्योंकि उसका जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल के कई निचले इलाके पानी से भरने लगे हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मानसून आते ही उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उफनती लहरें सिहरन पैदा कर रही हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले रौद्र रूप धारण करने लगे हैं। धौली नदी भी उफान पर है। पिथौरागढ़ जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। उधर पिथौरागढ़ की काली नदी भी उफान पर है। उफनती लहरों को देखते हुए आसपास के गांव में रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी तरह के हालातों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नदी के किनारे जाने और उस पर बने पुलों पर आवाजाही पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दी गई है। पिछले 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और बहुत भारी बारिश यही नहीं पूरे ऊपर पहाड़ी एरिया में हो रही है। और इस स्थिति में जीवीके डैम द्वारा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि नदी तट पे रहने वाले लोग काफ़ी खतरा महसूस कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी डरे हुए हाल में इस समय यहाँ पर हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि बारिश अभी भी रुकी नहीं है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो काफ़ी भय का वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। श्रीनगर में भी इससे अलकनंदा का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ गया। अभी फिलहाल वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये रात को ये हो शुरू होता है और क्योंकि बारिश लगातार है, इसलिए कभी ये जो ट्रेंड होता है वो इंक्रीज़ कर रहा है, कभी स्टेबल रह रहा है और कभी डिक्रीज़ कर रहा है। फिलहाल जो है स्थिति ये है कि अलकनंदा का जो जलस्तर है खतरे से ऊपर है। हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। SDRF अलर्ट मोड में है। नगर पालिका के माध्यम से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो नदी तट के समीप ना जाएं और एहतियात बरतें। ये लगातार हमारी तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है और कोई भी ऐसे उमस और गर्मी से परेशान शहरवासियों और फसल के लिए बारिश की बाट जो रहे किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। और इस बार तय समय से 4 दिन पहले ही मानसून ने मुरादाबाद समेत आसपास के इलाकों में दस्तक दे दी है। अमूमन 25 जून और उसके आसपास मानसून दस्तक देता है। इस बार 23 जून को मानसून आने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और वही आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह पर जलभराव है, जिससे लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि बारिश के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। देखो वहाँ चारों तरफ पानी पानी है, नालों का पानी बह रहा है और 15 फुट पानी चल जाएगा सड़क पर। तो कितनी दिक्कत हो रही है आने जाने में? समझ लो पुलिया चमारे की पुलिया तक जाना बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो क्या करा जाए बताओ, किसी को जाने करके। जैसे लॉकडाउन है आज, जरूरी सामान जाने चाहिए, बताओ कैसे ना सामान गली में से निकल के सब कम में पानी पानी भरा हुआ पड़ा। क्या करा जाए बताओ, कैसे जाके निकल के पब्लिक? छोटा बच्चा जा नहीं सकता निकल के, बड़े आदमी घर में सो रहे हैं सब। बड़े आदमी निकल के जा रहे हैं, पानी पानी है, वो लौट के कभी चला जाओ। आपने क्या करें बताओ।
पंजाब के कपूरथला में सिविल अस्पताल पर लापरवाही के आरोप तो आए दिन लगते रहते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी एक घटना सामने आई है जिसमें एक नई जन्मी बच्ची को अपनी मां का चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ और ना ही मां की गोद में बैठना। वहीं इस मामले में पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि बलविंदर कौर उसको लेकर वो अस्पताल पहुंचे थे। जब अस्पताल पहुंचे तो वहां पर भर्ती कराया गया, जहां उसने बेटी को जन्म दिया, लेकिन ऑपरेशन करने के 4,000 रुपए लिए। उन्होंने मरीज का ध्यान नहीं रखा और देर रात लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इस मामले में मांग की है कि डॉक्टर और नर्सों पर मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि महिला की मौत हो चुकी है। पैसे ने 4,000 रुपया लिया जी नहीं कहना जी निक्का ऑपरेशन नॉर्मल करना 4,000 जब बड़ा करूंगा फी नहीं कोई पैसा सरकारी हस्पताल ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਤੋਂ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ 4-500 ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਦਾਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी के लखनऊ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संचारी रोग को लेकर सीएम योगी की आज बैठक है। संचारी रोग को लेकर उसमें चर्चा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और उसमें अधिकारियों के साथ में ये चर्चा होगी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, जो कि संचारी रोग को लेकर है। संचारी रोग को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरीके से इसको लेकर काम करना है, कैसी रणनीति बनाई जानी है, अस्पतालों में कैसे मरीजों का इलाज करना है, किस तरीके से अधिकारियों की बैठक में आज इन सभी बातों को लेकर चर्चा होनी है। उसके बाद दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सीएम खुद इस बैठक की अगुवाई करेंगे। संचारी रोग को लेकर बड़ी बैठक आज। और जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा की संभावना है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के तकरीबन 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से ये बड़ी पहल मानी जा रही है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने ऑन्कोलॉजी वार्ड के बच्चों के लिए टॉय लाइब्रेरी स्थापित की है और इस लाइब्रेरी के प्रभारी डॉक्टर फैजल गुरु ने कहा कि इलाज के समय वार्ड में बच्चे बोर होते हैं, रोते हैं, तनाव में रहते हैं और बीमारी के बारे में सोचते हैं। उनके अभिभावक भी तनाव में रहते हैं। हमारे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों को अलग माहौल मिले और हर समय उन्हें ये एहसास ना हो कि उनको कोई बीमारी है। बच्चे जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि कीमोथेरेपी चल रहा है। कि जब हम अपने कैंसर वाले बच्चों को ट्रीट करते थे तो हमें ये लगता था कि बहुत सारा टाइम बच्चों का होता था वार्ड के अंदर जब वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, बोर होते थे, डिप्रेस्ड बैठे होते थे या बीमारी के बारे में सोच रहे होते थे। उनके पेरेंट्स भी डिप्रेस्ड होते थे। तो एक दिन ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट में से हमें ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन पेशेंट्स को बेसिकली एक डिफरेंट माहौल मिले जहाँ पे इनको ये हर टाइम पे एहसास ना दिया जाए कि आपको कोई बीमारी है।
So we wanted just to give them an environment which was healthy, which was giving them a good feeling कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती. So फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक टॉय लाइब्रेरी का आइडिया हमारे दिमाग में आया. टॉय लाइब्रेरी अभी तक तो जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पे नहीं है. हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, कैंसर वार्ड तो बहुत दूर की बात है, पर इवन आई थिंक लोगों के घरों में भी टॉय लाइब्रेरीज अभी नहीं है. सो एक थॉट था जो पूरे डिपार्टमेंट में हमारे था, और आहिस्ता आहिस्ता सारे लोगों ने इस थॉट को प्रोपगेट किया. और कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है. देश में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 74 दिन के बाद सबसे कम हैं. लगातार 5वें दिन 70,000 से कम केस सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 60,753 नए केस सामने आए हैं और 1647 संक्रमितों की जान चली गई है. बीते दिन 97,743 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कल 38,637 एक्टिव केस कम हो गए. इससे पहले गुरुवार की अगर बात करें तो 62,480 नए कोरोना केस दर्ज किए गए. देश में लगातार 37वें दिन कोरोना वायरस के नए मामले में ज्यादा रिकवरी हुई है. 18 जून तक देश भर में 27 करोड़ 23 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं. बीते दिन 33 लाख टीके लगाए गए, बल्कि अब तक तकरीबन 38 करोड़ 92 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. बीते दिन तकरीबन 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका जो पॉजिटिविटी रेट है 4% से ज्यादा है. उत्तर प्रदेश के बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और बताया है कि मेरे 2 लड़के हैं, जिसमें से एक छोटा बेटा मेरे साथ किराए पर रहता है और बड़ा बेटा मकान को हड़पना चाहता है, जो गुंडों से बुलवाकर आए दिन झगड़ा फसाद करता रहता है, उनके साथ में मारपीट करता है, जिसकी शिकायत पुलिस को फिलहाल दे दी है. और महिला ने अपने बड़े बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है. हमको लड़के आके धमकी देते हैं, मारते हैं. कौन लोग? बड़ा लड़का हमारा. मतलब हमारी ये दोनों नातने हैं. आपके बड़े लड़के? हाँ. आकर के? अच्छा, क्या नाम है उनका? आलिया बेगम. आलिया बेगम. साला आसिफ अली, इन्होंने हमको मारा है. बाल पकड़ के हमके होश हो गए. ये लड़की हमारी दोनों लड़की. आपने FIR नहीं किया? हाँ, जब होश आया अस्पताल ले गए, उनको भी बंद करवा दिया, उनकी पकड़ा दिया, उनको भी. अच्छा. उनको भी पकड़ा दिया धर के. जो मेरे हमदर्दी को गए थे उनको भी पकड़ा दिया धर के. और मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाए. पुलिस खड़ी रही वहीं मर्दना की चौकी की. अच्छा, मर्दना की चौकी इंचार्ज भी वहीं खड़े थे? हाँ, कोई मदद नहीं की उन्होंने. देख जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं. जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर. बारामूला से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है. जम्मू कश्मीर के बारामूला से उरी इलाके से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है. बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे. 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हथियार के साथ में गोला बारूद भी बरामद किया गया है. उन आतंकियों से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये गिरफ्तारियां की गई. सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये पूरा मामला है, जहां पर उरी इलाके में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, क्योंकि हथियार के साथ में गोला बारूद भी उन आतंकवादियों से बरामद किया गया है. रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं. रविंद्र, बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा, 3 आतंकियों की गिरफ्तारी. जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बल लगातार आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं. खास करके कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी आतंकी हैं, जहाँ उनके सहयोगी हैं, उनको लगातार पकड़ा जा रहा है. और आज 3 एसोसिएट जो है आतंकियों के, उनको नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से पकड़ा है. उनके पास से हथियार और सामान, अन्य सामान जो है बरामद किया गया है. 2 पिस्टल हैं, 2 मैगजीन है, 10 राउंड है और कुछ करीब 3 लाख के आसपास का कैश है.
और 5 चाइनीज ग्रेनेड इन लोगों से बरामद किए हैं। ये लगातार आतंकियों को मदद पहुंचाते थे और यही वजह है कि इनके ऊपर सुरक्षा बल लगातार नजर रखे हुए थे और जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है कि इन्होंने किन किन आतंकियों को सहायता की है, किन किन आतंकियों तक जो सामान है वो पहुंचाया है और अब इनसे और पूछताछ की जाएगी और कहां कहां वो सामान होगा ये उसके बारे में जानकारी जो है वो हासिल की जाएगी। रविंद्र, सर्च ऑपरेशन क्या अभी तक जारी है? सर्च ऑपरेशन क्या अभी तक चल रहा है और सुरक्षा बलों की तरफ से क्या आशंका जताई जा रही है? कितने और आतंकी हो सकते हैं? रविंद्र, आवाज सुन पा रहे मेरी? बिल्कुल जी बिल्कुल। करीब 150 के करीब आतंकी जो है वो मौजूद हैं कश्मीर घाटी के अंदर, लेकिन जो ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर हैं वो उनकी संख्या बता पाना मुश्किल है क्योंकि काफी संख्या में आतंकियों की मदद के लिए लोग आगे आते हैं और आतंकियों के साथ जुड़े रहते हैं और यही वजह है कि सुरक्षा बल जो है उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और ये तीनों भी आतंकियों के ऊपर कार्रवाई, तीनों के ऊपर जो है सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है। तीनों आतंकी जो है इनको पकड़ा गया है और ये सभी। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हथियार के साथ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।